हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रम। क्या नाम है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम वैसे तो तुमने पढ़ लिया है, ठीक है। स्पेक्ट्रम यानी कि इंद्रधनुष होता है कि नहीं। अब देखो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं कि कोई भी प्रिज्म ले लेते हैं अपन। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? प्रिज्म। और इस प्रिज्म में से अपन एक वर्णी प्रकाश को गुजारें। ये क्या है? श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो ये 7 रंगों की पट्टियों में विभेदित हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 रंगों की पट्टियों में विभेदित हो जाता है। और इसी को ही अपन क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस तरह से विभेदित होना ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब इसमें देखो तो स्पेक्ट्रम की परिभाषा समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम के विभिन्न प्रकारों का भी अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्पेक्ट्रम है हमारा है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। नहीं, पहले तो सतत और असतत को देख लेते हैं। पहला स्पेक्ट्रम कौन सा है? सतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? जब एक रंग की पट्टी दूसरे रंग की पट्टी में पूर्णतया मिश्रित हो जाती है। मतलब एक रंग दूसरे रंग में इस तरह से मिक्स हो जाता है कि उसे अब पहचानना कैसा होता है? कठिन होता है कि कौन सा रंग किस में है, ठीक है। जैसे वायुमंडल में जो इंद्रधनुष बनता है, जो स्पेक्ट्रम बनता है, उसमें भी तो यही कंडीशन होती है। मुश्किल से 2-3 रंग ही दिखाई देते हैं तुम्हें, और ज़्यादा रंग दिखाई देते हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो सतत स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि एक रंग की पट्टी दूसरे रंग की पट्टी में इस तरह से मिल जाए कि फिर उन्हें विभेदित करना कठिन हो जाए। मतलब अपन पहचान नहीं पाते कि ये लाल है कि नीला है कि कैसा है, हरा है कि कैसा है, जो भी है नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को अपन क्या कह देते हैं? सतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम के बाद दूसरा स्पेक्ट्रम आता है असतत स्पेक्ट्रम। कौन सा? असतत स्पेक्ट्रम। और असतत स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे? कि एक पट्टी दूसरी पट्टी में पूरी तरह से मिक्स ना हो। मतलब इन्हें अलग अलग रंग की पट्टियों में अपन पहचान पाएँ और देख पाएँ तरीके से कि कौन सी पट्टी क्या है, कौन सी पट्टी कौन सी है, ठीक है। हरी है तो हरी दिख जाए, लाल है तो लाल दिख जाए, पीली है तो पीली दिख जाए। तो इस तरह अगर हम अलग अलग विभेदित कर पा रहे हैं तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को अपन क्या कह देते हैं? असतत स्पेक्ट्रम, ठीक है। और तीसरे टाइप का जो स्पेक्ट्रम होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्या? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि हम कोई भी प्रतिदर्श है, कुछ भी पदार्थ है कोई सा भी, और इस पदार्थ में हमने ऊर्जा दी। इस पदार्थ को अपन क्या दे देते हैं? ऊर्जा। और ऊर्जा देते हैं तो ये ऊष्मा का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है भाई। और ऊष्मा का अवशोषण करके फिर ये विकिरण का क्या करता है? उत्सर्जन। और जब ये विकिरण का उत्सर्जन करता है तो उस समय जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है हमें, उसी को ही अपन क्या कह देते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? उत्सर्जन विकिरण। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ को पहले हम ऊर्जा दे रहे हैं, वो ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है पूरी तरह से, और फिर हम धीरे धीरे फिर वो कुछ देर तो करेगा ऊष्मा का अवशोषण या ऊर्जा का अवशोषण, फिर वो क्या करेगा? उस ऊर्जा को फेंकेगा, और जितनी ऊर्जा को विकृत करेगा उस
विकिरण का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निकल के आएगा उसी को ही अपन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कह देंगे। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो जाता है। एक होता है चौथा अवशोषण स्पेक्ट्रम। चौथा कौन सा होता है? अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं कि जब कोई भी प्रतिदर्श है, यहाँ पे मैंने कोई भी पदार्थ रख लिया और उस पदार्थ को मैंने एक लाइट दी, ठीक है, और इसमें विभिन्न विकिरण उपस्थित हैं भाई, ठीक है, और विभिन्न विकिरण उपस्थित हैं, और ये कुछ विकिरणों को तो अवशोषित कर लेगा, कुछ विकिरणों को तो ये क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा, लेकिन कुछ विकिरणों को ये जाने देगा। ठीक है, कुछ विकिरणों को ये जाने भी देगा। कुछ विकिरण का तो उत्सर्जन कर वो अवशोषण कर लेता है और कुछ विकिरणों को ये जाने देता है। तो उस समय पे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको ही अपन क्या कहते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे जो अवशोषित विकिरण हैं, अवशोषित तरंग दैर्ध्य हैं, यहाँ पर वो किसके रूप में दिखाई देंगी? तुम्हारी काली पट्टियों के रूप में। ठीक है, तो कोई भी प्रतिदर्श है उसको हम प्रकाश दे रहे हैं या ऊर्जा दे रहे हैं तो ये विकिरण का अवशोषण कर लेता है, और उसी अवस्था में ही हम जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं उसी को ही अपन क्या कह देते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो मतलब इसमें उत्सर्जन होने का टाइम मत दो, जब वो अवशोषित कर रहा है उसी समय पे ही अगर हम स्पेक्ट्रम बना लेते हैं तो उस स्पेक्ट्रम को ही अपन क्या कहते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये सतत, असतत और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो गए और अवशोषण स्पेक्ट्रम हो गए। और एक होता है परमाणु स्पेक्ट्रम। पांचवा कौन सा होता है? परमाणु स्पेक्ट्रम या परमाणवीय स्पेक्ट्रम। कौन सा? परमाणवीय स्पेक्ट्रम। परमाणवीय स्पेक्ट्रम कैसा होता है कि परमाणु है और परमाणु को हम ऊर्जा देंगे। ये परमाणु है हमारा और इस परमाणु को अपन ऊर्जा देंगे भाई, और ऊर्जा देंगे तो ये पहले तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, फिर ये विकिरण का उत्सर्जन करेगा। मतलब एक तरह से ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। कैसा है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ परमाणु का जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसी को ही अपन क्या कह देंगे? परमाणवीय स्पेक्ट्रम। और ये परमाणवीय स्पेक्ट्रम कैसा होता है? रेखिल या असतत। कैसा होता है? रेखिल या असतत। मतलब कुछ ही तरंग दैर्ध्य होती है इसमें, ऐसा नहीं है सतत आता हो ये, नहीं नहीं, मतलब कुछ एक दो जो भी हैं तरंग दैर्ध्य, एक आध दो ही तरंग दैर्ध्य होती हैं या फिर तीन चार हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरंग दैर्ध्य दूसरी तरंग दैर्ध्य में पूरी तरह से मिक्स हो जाए, नहीं नहीं। अब देखो प्रत्येक परमाणु अलग अलग तरह का स्पेक्ट्रम बनाता है भाई। ऐसा नहीं है कि हर परमाणु हर तरह की विकिरण का ही उत्सर्जन करे, नहीं नहीं। हर परमाणु की विशेषता है कि वो अलग अलग तरह का स्पेक्ट्रम बनाता है और एक स्पेक्ट्रम दूसरे स्पेक्ट्रम से पूरी तरह से भिन्न होता है। तो कोई भी परमाणु है और उस परमाणु की हमें पहचान करनी है तो उसकी पहचान हम किसकी सहायता से करते हैं? स्पेक्ट्रम की सहायता से। भाई परमाणुओं पर कोई लेवल थोड़ी लगे हैं कि ये हाइड्रोजन का परमाणु है कि हीलियम का परमाणु है कि नाइट्रोजन का है कि कार्बन का है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो परमाणु की जो पहचान की जाती है उसके स्पेक्ट्रम से ही की जाती है। हर परमाणु का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। जैसे हर आदमी की फिंगरप्रिंट कैसी होती हैं अलग अलग, तो ऐसे ही परमाणु का स्पेक्ट्रम भी कैसा होता है? अलग अलग। इसीलिए परमाणु के स्पेक्ट्रम को अपन उसका फिंगरप्रिंट भी कहते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम से जैसे आदमी की पहचान उसके फिंगरप्रिंट से होती है, तो ऐसे ही परमाणु की पहचान जो होती है उसके स्पेक्ट्रम से होती है। और इसी कारण उसके स्पेक्ट्रम को अपन क्या कह देते हैं? उसका फिंगरप्रिंट। ठीक है,
तो इस तरह से मैंने तुम्हें 5 स्पेक्ट्रम पढ़ा दिए, सतत स्पेक्ट्रम, असतत स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम और परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम रेखीय या असतत होता है और प्रत्येक परमाणु का कैसा होता है, भिन्न भिन्न। ठीक है, तो इस तरह से अपन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं। चलिए आगे नया टॉपिक लेते हैं। देखो अब हम नई हेडिंग पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन का परमाणुवीय स्पेक्ट्रम अपन पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है Y1H1। ठीक है, अब इसका परमाणुवीय स्पेक्ट्रम देखते हैं। हम हाइड्रोजन का थोड़ा बहुत नमूना ले लेते हैं, थोड़ा बहुत सैंपल ले लेते हैं और उसको अपन क्या देते हैं, ऊर्जा। और ऊर्जा देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में गति करने लग जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ही होता है होने को तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होते हैं दूसरे कोष में चले जाते हैं, कुछ तीसरे में, कुछ चौथे में, कुछ पाँचवें में, कुछ छठवें में, ऐसे करके नहीं। एक परमाणु का हो सकता है तीसरे में चले जाए, दूसरे परमाणु का हो सकता है दूसरे में चले जाए, तीसरे का हो सकता है पाँचवें में चले जाए, कैसे भी चला जा सकता है। तो परमाणु अलग अलग कोषों में जाते हैं। तो जैसे मैं हाइड्रोजन का परमाणु बनाऊं तो मैंने ये हाइड्रोजन का परमाणु बना लिया और इसके चारों ओर मैंने ऊर्जा स्तर बना लिए। ये वृत्ताकार पथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एक और बना लेता हूं, चलो ये 7। और यहाँ पे अनंत तक है ये, इसी तरह से ये चलते चले जाएंगे। ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये 1 एंड ये 2 एंड 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं और ये मैंने बना लिए हैं। अब देखो जैसे मान के चलो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया और उच्च ऊर्जा स्तर से फिर वो अपनी मूल अवस्था में तो आएगा ही आएगा। भाई कोई भी है अपने घर से अगर बाहर जाता है तो कुछ दिन रह लेगा, तो उसके बाद आएगा तो अपने घर पर ही। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो कुछ देर तो वहाँ रहता है, फिर वापस से अपने मूल ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ठीक है क्या नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि मान के चलो उच्च ऊर्जा स्तर से वो पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, यानी कि कूदता है। तो वो हो सकता है दूसरे से तीसरे में कूद जाए, वो दूसरे से पहले में कूद जाए, या फिर तीसरे से पहले में कूदे, या फिर चौथे से, या फिर पांचवें से, या फिर छठवें से, और या फिर सातवें से। मतलब कोई सा भी ऊर्जा स्तर है और कोई से भी ऊर्जा स्तर से वो यदि पहले ऊर्जा स्तर में कूद रहा है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को अपन क्या कह देते हैं, लाइमन श्रेणी। क्या कह देंगे? लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी के लिए n1 बराबर क्या होगा 1 और n2 बराबर क्या होगा 2 3 4 डॉट 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 अनंत। ठीक है, लाइमन श्रेणी के लिए n1 बराबर क्या होगा 1 और n2 बराबर होगा 2 3 4 डॉट 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 अनंत। होगा कि नहीं? इसी तरह से अगर मान के चलो वो पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण नहीं करता है, वो संक्रमण करता है दूसरे ऊर्जा स्तर में। वो कौन से ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है? दूसरे में। ठीक है, यदि वह दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी? बामर श्रेणी। कौन सी? बामर श्रेणी। और ये बामर श्रेणी प्राप्त होगी और इसके लिए n1 बराबर होगा 2 एंड
N2 बराबर होगा 3 4 5 डॉट 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 अनंत। ठीक है क्या नहीं? तो लाइमन श्रेणी की कब प्राप्त होगी? जब वो पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। और बामण श्रेणी कब प्राप्त होगी? जब वो दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। अगर तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो देखो तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करवा लेते हैं भाई। ठीक है, तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो लाइमर बामर पाश्चन श्रेणी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? पाश्चन श्रेणी प्राप्त होती है। और इसके लिए N1 बराबर 3 हो जाता है और N2 बराबर 4 5 और 6 और डॉट 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 अनंत हो जाता है। ठीक है, तो लाइमन बामर पाश्चन, ठीक है, 3 श्रेणियां हो गई। अगर वो तीसरे में संक्रमण नहीं करता है, वो चौथे में संक्रमण करता है, तो देखो चौथे में संक्रमण करवा देते हैं। ठीक है, चौथे में संक्रमण कर लाइमन बामन पाश्चन ब्रिकेट, तो इसे अपन क्या कहेंगे? ब्रिकेट श्रेणी। क्या कहेंगे? ब्रिकेट श्रेणी कहेंगे। यानी कि N1 बराबर होगा इसके लिए 4 और N2 बराबर क्या होगा? 5 6 7 डॉट 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 अनंत। ठीक है क्या नहीं? डॉट 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 अनंत हो जाता है। तो लाइमन बामर पाश्चन ब्रिकेट। और अगर मान के चलो वो ब्रिकेट में अगर चौथे में नहीं कूदता है, 5वें में कूदता है, तो देखो ये मैंने 5वें में कूदा दिया ये। ठीक है, 5वें में कूदता है तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी? ब्रैकेट के बाद फुंड श्रेणी। कौन सी? फुंड श्रेणी। तो फुंड श्रेणी प्राप्त होगी। तो फुंड श्रेणी के लिए N1 बराबर होगा तुम्हारा 5 और N2 बराबर होगा 6 7 8 और डॉट 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 अनंत। ठीक है, और 5वें में नहीं कूदता है, वो 6वें में कूदता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? हम्फ्री श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहेंगे भाई? हम्फ्री श्रेणी। यानी कि इसके लिए N1 बराबर होगा 6 और N2 बराबर होगा 7 8 9 डॉट 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 अनंत। तो इस तरह से ये विभिन्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं। तो जब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं और जब वो अपने निम्न ऊर्जा स्तरों में आते हैं तो स्पेक्ट्रम की बहुत सारी श्रेणियां प्राप्त होती हैं जो निम्न प्रकार हैं: लाइमन बामर पाश्चन ब्रिकेट फुंड और हम्फ्री। अब ये जो श्रेणियां हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। जैसे लाइमन श्रेणी जो प्राप्त होती है वो किस में प्राप्त होती है? परावैंगनी क्षेत्र में, है क्या नहीं? मतलब हमें कौन से प्रकाश में दिखाई देगी ये लाइमन श्रेणी? लाइमन श्रेणी जो प्राप्त होगी हमें परावैंगनी क्षेत्र में दिखाई देगी। बामर श्रेणी जो है ये दृश्य प्रकाश क्षेत्र में दिखाई देती है। इसके अलावा ये चारों की चारों जो हैं ये किस में प्राप्त होती हैं? हमारे अवरक्त क्षेत्र में। ठीक है, इसमें अवरक्त क्षेत्र में। ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रकार हैं भाई। तो विभिन्न तरह की विकिरणों में ये विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हमें प्राप्त होती हैं और उसी क्षेत्र में ही हमें दिखाई देती हैं, अन्यथा हमें दिखाई नहीं देंगी। तो ये रहा तुम्हारा हाइड्रोजन का परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। तो आज हमने स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, कौन सी श्रेणियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में अपन नेक्स्ट पॉइंट लेंगे।